नमस्कार विद्यार्थियों। आज हमारा जो विषय है वो है भारतीय समाजशास्त्र। ये बीए पार्ट प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र है और आज जो हम इसमें ले रहे हैं वो है मुस्लिम विवाह में परिवर्तन एवं समस्याएं। तो मुस्लिम विवाह में लेबनेट ने बताया है कि सुन्नी सूरती बोहरा स्त्रियों के द्वारा विवाह के समय लोकगीतों के गाए जाने की प्रथा समाप्त हो रही है और इस अवसर पर लड़की के घर कव्वाली के कार्यक्रम पर का स्थान धार्मिक प्रवचन लेते जा रहे हैं। इस्लामीकरण एवं धर्मनिरपेक्षता शिक्षा के बढ़ने के साथ साथ विवाह से संबंधित कुछ प्रथाओं और अनुष्ठानों को छोड़ा जा रहा है, लेकिन उनमें अन्य प्रथाओं और रीति रिवाजों का अब भी पालन किया जाता है। मुसलमानों में शिक्षा के प्रसार के साथ साथ जहाँ पर्दा प्रथा का प्रचलन कुछ कम हुआ है, वहाँ लड़के लड़कियों को एक दूसरे के संपर्क में आने का अवसर भी मिला है। उनमें भी प्रेम विवाह एवं अंतर्जातीय विवाह होने लगे हैं। ऐसे विवाहों की संख्या अभी बहुत ही सीमित है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अंतर्गत पुरुषों के समान अब स्त्रियों को भी कुछ आधारों पर तलाक देने का अधिकार प्राप्त हो गया है। मुसलमानों में विशेषतः नगरीय क्षेत्रों में विवाह की आयु बढ़ रही है। इसमें बाल विवाह का प्रचलन कम हो रहा है। मुस्लिम कानून के अनुसार एक पुरुष एक समय में 4 स्त्रियों का विवाह कर सकता है, किंतु वर्तमान में एक विवाह की प्रवृत्ति आर्थिक कारणों से बढ़ती जा रही है। हिंदुओं में दहेज की भांति मुसलमानों में मेहर की राशि भी काफ़ी वृद्धि हुई है। इसका एक लाभप्रद परिणाम यह हुआ है कि पुरुषों के तलाक देने के अधिकार कुछ नियंत्रण हुए हैं। तो इसके पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव, नवीन शिक्षा के व्यापक प्रसार तथा औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के प्रभाव एवं हिंदुओं के संपर्क के कारण परंपरागत मुस्लिम विवाह में अनेक परिवर्तन दृष्टिकोण हो रहे हैं। मुस्लिम विवाह की संरचना में अधिकांश निरंतरता देखने को मिलती है। पिछड़ेपन एवं शिक्षा के अभाव के कारण अधिकांश मुस्लिम विवाह आज की परंपरागत तौर तरीकों से संपन्न होते हैं। मुस्लिम संस्थाओं एवं सामाजिक व्यवस्थाओं पर सनातनी अरबी व्यवस्थाओं का प्रभाव भी रहा है और आज भी ये देखने को मिलता है। मुस्लिम विवाह परंपरागत स्वरूप कुछ बदल रहे हैं। पुरुषों की स्वेच्छाचारिता पर कुछ अंकुश लगाए गए हैं। स्त्रियों को विवाह, परिवार एवं संपत्ति के क्षेत्र में अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अधिनियम 1937 में मुस्लिम विवाह विच्छेद 1939 पारित किए गए हैं। मुस्लिम विवाह की बात यह है कि इसे एक सामाजिक समझौता माना जाता है, धार्मिक संस्कार नहीं। यही कारण है कि जब चाहे स्त्री विवाह विच्छेद कर सकते हैं और इससे स्पष्ट होता है कि मुस्लिम विवाह काफ़ी सरल और इसमें कोई समस्या नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो आज मुस्लिम विवाह भी हिंदू विवाह के समान अनेक गंभीर समस्याओं का शिकार बनता जा रहा है। तो मुस्लिम विवाह में विवाह की आयु इस प्रकार से मुसलमानों में विवाह का एक अनिवार्य तत्व है। दोनों पक्ष संविदा करने की क्षमता रखते हैं, अर्थात वे बालिग और स्वस्थ मस्तिष्क के हो, और मुस्लिम विवाह बालिगों के बीच में हो सकता है और मुस्लिम कानून के अनुसार विवाह के लिए बालिग होने के लिए 15 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। अतः जो लड़का लड़की युवावस्था प्राप्त कर लेते हैं और अब बालिग हो जाए तभी वे विवाह समझौते योग्य होते हैं। मुसलमानों में नाबालिग 15 वर्ष से कम आयु के लड़के लड़कियों का विवाह नहीं होता है। ऐसा विवाह हो सकता है कि संरक्षक की स्वीकृति द्वारा किया जाना चाहिए। संरक्षक पिता, दादा, भाई अथवा वंशानुक्रम में कोई भी निकट का रिश्तेदार भी हो सकता है। यदि पितृपक्ष में कोई संबंधी न है तो मातृ पक्ष में माता, मामा या मौसी को भी संरक्षक बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी लोगों को फजूली माना जाता है तथा उनके द्वारा किया गया विवाह समझौता व्यर्थ माना जाता है। इसे वैध बनाया जा सकता है यदि परिपक्व होने पर दोनों पक्ष उसे अनुमति प्रदान कर देते हैं। तो कभी कभी सरकार की संरक्षक की भूमिका भी अदा कर सकती है। विवाह के लिए संरक्षकता के अधिकार को मुस्लिम कानून में
जब्र कहा जाता है। मुसलमानों अल्पसंख्यक वयस्कों का संरक्षकों की सहमति से विवाह कराया जाता है। मुस्लिम कानून के अंतर्गत दोनों पक्षों को यह अधिकार है कि बालिग होने पर वे चाहे तो उस विवाह को स्वीकार कर सकते हैं। इस अधिकार को हम खैरुल बालिग या ख्वार उल बुगुल कहा जाता है। बालिग होने पर बालिग अवस्था में किए गए विवाह को अस्वीकार करने के लिए किसी कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती है। पति पत्नी का आपसी फैसला पर्याप्त होता है और वह विवाह रद्द किया जा सकता है। विवाह की अस्वीकृति के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है, किंतु लड़की को व्यक्ति संगत दिया जाता है और उसे ये कहा जाता है कि वह चाहे तो उस विवाह को अस्वीकार कर सकती है। लड़का मौखिक अभिव्यक्ति देकर, मेहर की रकम अदा करके या यौन संबंध स्थापित कर उस विवाह को पूर्णता प्रदान कर सकता है। मुस्लिम में विवाह साथी का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है? मुसलमानों में विवाह साथी को चुनाव के दायरे में बहुत कुछ सीमा तय है। मुसलमानों में पिता के भाई अर्थात चाचा की लड़की से विवाह भी पर्याप्त कर्तव्य माना जाता है। इनमें यह कहावत प्रचलित है कि यदि चाचा की लड़की नहीं देगा तो और कौन देगा। चाचा की लड़की को उर्दू में बिन्त आम कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि पहली पत्नी। यदि कोई व्यक्ति अपनी चाचा की लड़की से विवाह नहीं करता है तो वो है यह एक सीमा तक अपमान और अपराध माना जाता है। मुसलमानों में बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है, अतः चाचा की लड़की को मुख्य पत्नी के नाम से पुकारा जाता है, चाहे उसकी आयु या विवाह की अवधि कुछ भी हो। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व में अरब में इस विवाह को पसंद किया जाता था, क्योंकि इससे उनमें रक्त की पवित्रता के भाव एवं वंश के गौरव की रक्षा होती थी। जब मोहम्मद साहब ने पिता की विधवा स्त्री अर्थात सौतेली माँ के विवाह का निषेध किया था तो अरब लोग इसकी आज्ञा देते थे। चाचा की लड़की से विवाह के पीछे मोहम्मद साहब का अभिप्राय परिवार के संगठन को दृढ़ता प्रदान करना था। उन्होंने परिवार की संपत्ति में परिवार की कन्या स्त्रियों का विशेष भाग निर्धारित किया। उन्होंने ये भी घोषित किया कि मेयर पत्नी की संपत्ति होगी। इस प्रकार से स्त्री के पास कुछ ऐसी संपत्ति होती है थी जिस पर उसका वास्तविक अधिकार था। यदि कन्या का विवाह परिवार के बाहर हो जाता है तो यह संपत्ति दूसरे परिवार में चली जाती है। अतः विवाह यदि परिवार में ही होता है तो परिवार की संपत्ति परिवार में ही बनी रहती है, चाहे उस पर अधिकार उस स्त्री का हो, चाहे वो चाचा की लड़की से विवाह को प्रचलित रखने में यह बात मोहम्मद साहब के ध्यान में थी। तो नहीं कहा जा सकता कि इसे स्पष्ट विवाह से इस अधिमान्य स्वरूप में पारिवारिक संपत्ति को नष्ट होने से बचाया जाता है। दूसरा है विवाह साथी के चयन में मुसलमान सिद्धांत रूप से न सही तो व्यवहार में और अंतर विवाह के नियमों को मानते हैं। मुसलमानों में दो प्रमुख भाग होते हैं, शिया और सुन्नी। ये दोनों ही परस्पर विवाह नहीं करते हैं। शिया लोग शियाओं में तथा सुन्नी लोग सुन्नियों में ही विवाह करते हैं। शिया और सुन्नियों में भी कई समूह हैं जो परस्पर विवाह न कर अपने ही समूह में विवाह करते हैं। शिया लोगों में बोहरा, ताई आदि अन्य समुदायों और अंतर्विवाही समूह हैं। इनके अतिरिक्त शेख से पठान, पठान से पठान और सैयद एवं मुगल से ही विवाह करना पसंद करते हैं। अनेक निम्न जातियों को पूर्ण रूप से अंतर्विवाह के नियमों का भी पालन होता है। मुसलमानों में निकट के रक्त संबंधियों में से ही विवाह साथी का चयन नहीं किया जाता, जैसे माता पुत्री, नातिन पिता की पत्नी, दादी पुत्र की पुत्री या पत्नी विवाह नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से दूध का दोष भी मान्य है, अर्थात एक ही माँ का दूध पीने वाले बच्चे भी परस्पर भाई बहन होते हैं और विवाह नहीं कर सकते। शिया कानून के अनुसार विवाह करने वाले दोनों ही पक्ष मुसलमान होने चाहिए। गैर मुसलमान से विवाह साथी का चयन नहीं किया जा सकता चाहिए। यदि कोई गैर मुसलमान से विवाह करना चाहता है तो उससे पहले मुस्लिम धर्म स्वीकार कराया जाता है, किंतु एक मुसलमान को किसी किताबिया स्त्री अर्थात यहूदी या ईसाई स्त्री से साथ विवाह करने की स्वीकृति है तो मूर्ति पूजकों से भी इस्लाम ने विवाह का निषेध किया है। इसी प्रकार से सन्नी कानून
में अग्नि पूजकों से भी विवाह अनियमित माना जाता है। वर्तमान में भारत में हिंदुओं के संपर्क में आने के कारण विवाह साथी के चयन के परंपरागत मुस्लिम नियमों में परिवर्तन आया है और उन्होंने भी स्वीकार व्यवहार में हिंदुओं के कई नियमों को अपना लिया है। उदाहरण के लिए वे भी हिंदुओं की भांति विवाह साथी का चुनाव अपनी ही जाति या उपजाति में से ही करते हैं। हिंदुओं के संपर्क से उनमें भी जाति प्रथा का प्रचलन हो गया है, जबकि इस्लाम सलामत के सिद्धांत पर आधारित है। धन्यवाद।